राज भाई कब छोड़े? एक है क्या स्ट्रीमिंग हुआ? चलो मेरे को दिख क्यों नहीं रहा इधर? ऑलराइट, अब दिखने लग गया हूं मैं। ठीक। सो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, प्लीज सिट इरेक्ट। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, शोल्डर आराम से, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। ऑलराइट, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान है वापस, बॉयज बॉयज सब साथ में है, गर्ल्स अलग बैठी हुई। ओके गुड, थोड़े दिनों के बाद में चेंज हो जाएंगे। आज तुम्हारा ये जो रूप है, इस रूप को कैप्चर करके रख लेना, क्योंकि आने वाले समय में तुम ऐसे नहीं रहने वाले हो, तुम चेंज हो जाओगे। निकलना पड़ेगा क्यों यार? ठीक है। सो आने वाले समय में तुम चेंज हो जाओगे, और जैसे आज तुम बैठे हो, आज साधु का रूप है, वैसे हो नहीं तुम, मुझे पता है। अच्छा, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ और कुछ चीज़ें होने वाली है। बहुत दिन के बाद में तुम इस बेंच पर बैठे हो, तो दुखेगा कहीं तो बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक लिटिल लॉन्गर फॉर यू नो टू एडजस्ट ऑन द थिंग्स आफ्टर। कितने 2 साल बाद बैठ रहे होंगे ऐसे? तो 2 साल के बाद में अभी कितने 3 घंटे तो हो गए। 3 घंटे नहीं, ये तीसरा घंटा भी चालू हुआ है ना। हाँ, तो लास्ट के लेक्चर तक तो आते आते 2 ब्रेक मिला भाई, पर वो दुखेगा तो सही ना सो देयर वुड बी पेन इन योर बैक एंड एवरीथिंग, सो टेक केयर ऑफ दैट, नथिंग टू वरी। ठीक है, क्लास में कुछ स्टार्ट करने के पहले कुछ रूल्स बता दूं, चलेगा? क्योंकि फेस टू फेस क्लास है, और ऑनलाइन लाइव के बच्चों को भी ये रूल्स बता देता हूं, एंड रिमेंबर दिस थिंग्स। ऑलराइट, तो क्या क्या रूल्स है सुन लीजिए। रूल नंबर 1 ये है कि मैं हमेशा मानता हूं, समझता हूं कि तुम लोग सीए पहले बनोगे, रिजल्ट सिर्फ बाद में आएगा। तो सीए कब बन रहे हो? तुम अभी बन रहे हो। सो हाउ यू विल बिहेव इन द क्लास, किस तरीके से तुम होमवर्क करते हो, किस तरीके से तुम सारी चीजें कंप्लीट करते हो, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि तुम सीए बनोगे कि नहीं बनोगे। मेरी बात समझ आती है आपको? हाउ यू आर डूइंग राइट नाउ, उसके बेसिस पर आपका ये डिसाइड होगा कि आप सीए बनोगे या नहीं बनोगे। तो आपके क्लास में जो आपका आचरण है वो सब अच्छे से रखना, होमवर्क कंप्लीट करना, सिंसियर रहना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट कि इस एज में बच्चे मस्ती करते हैं, मेरे क्लास में तो मस्ती अलाउड है। जस्ट दैट कि पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर मस्ती नहीं चलेगी, और किसी और दूसरे बच्चे का नुकसान कर मस्ती नहीं चलेगी। अदरवाइज मस्ती मेरे क्लास में हंस खेल सकते हो तुम। ये संतोष, आवाज नहीं आ रही यार बराबर, क्या है ये? अच्छा, आज डे 1 है यार इस क्लासरूम में, बहुत दिन बाद ये क्लासरूम चालू, तो इसके लिए ये थोड़ा सा आज प्रॉब्लम रहेगा आज एक आध दिन। क्या है, जल्दी कर वो। कर लवकर कर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आप क्लास में मस्ती कर सकते हो, राइट? तो इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। तुम्हें पता है सीरियस लोग कहाँ होते हैं? आईसीयू में, है ना? पर वहां पर नर्स होती है, सब कुछ होता है, बट स्टिल अरे नहीं होती, बट स्टिल यू आर सीरियस, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? सो रिमेंबर, यू नीड नॉट बी सीरियस इन दिस क्लास, यू नीड टू बी सिंसियर। ओके, आई एम बोथ डोसेस वैक्सीनेटेड। नहीं, सो जस्ट टू टेल यू फ्यू थिंग्स। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम बोथ डोसेस वैक्सीनेटेड। आई एम श्योर यू मस्ट ऑल्सो बी एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन डन। हाँ, दोनों डोसेस हो गए तो परफेक्ट। और दूसरी बात, क्लास में नहीं आना अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं आना। तुमको बैकअप लेक्चर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है, अकाउंट्स के बैकअप लेक्चर आपको मिल जाएंगे। क्लास में तबीयत ठीक नहीं रही तो इन द लार्जर इंटरेस्ट डू नॉट कम। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? कुछ जरूरत पड़े तो हेल्प ले लेना, आस्क अस, विल हेल्प यू आउट। ठीक है, बाकी इधर आने के बाद में कितने लोग बाहर से आए, पुणे के बाहर से? ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड,
सो इतने सारे लोग जब बाहर से आए तो तुमको बता देता हूँ, तुम्हें मम्मी की याद आएगी, पापा मम्मी की याद आएगी, भाई बहन की याद आएगी, राइट, यू विल मिस देम। तो बेटा जी शुरुआत में ऐसा लगेगा, और कुछ लोग यहाँ से छोड़ के भी भागेंगे, क्योंकि आते तब तो आ जाते फॉर्म में, फिर इधर रह नहीं पाते, इधर का खाना आना एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट मैं आपको बताऊं कि अलग जगह पे जब जाते हो आप, तो अलग जगह पे खाना अलग ही मिलेगा। अरे आप अलग जगह क्या, आप एक घर से दूसरे घर में चले जाओ, नेबर में, वहां पर भी खाना अलग मिलता है, राइट। तो खाना आना आपको अलग मिलेगा, अलग जगह रहना करना, ये थोड़ी सी चीजें फर्क पड़ती है। मतलब खाना अलग, मतलब इधर भी लोग खाना ही खाते हैं, रोटी चावल सब्जी यही खाते हैं, बट होता क्या है कि थोड़ा सा टेस्ट में फर्क पड़ता है, राइट। तो वो अडॉप्ट होते होते समय लगेगा, तुमको चाय के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिलती है। तो मैं तुमको सिर्फ इतना बताऊंगा कि धैर्य रखना, छोटे हो तुम अभी, धैर्य रखना, धैर्य समझते हो, राइट। सो स्टे स्ट्रांग एंड एवरीथिंग शुड बी ऑल फाइन। तो पहला रूल समझ में आया कि सीए कब बनते हैं हम लोग, पहले बनते हैं कि बाद में बनते हैं, पहले बनते हैं। तो वो कब पता चलेगा कि तुम सीए बनोगे कि नहीं बनोगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर बिहेवियर इन द क्लास, कि किस तरीके से तुम पढ़ाई को लेकर सजग हो। देखो डे वन से लेकर 10 डेज तक तुम नालायक, मुझे मालूम है तुम कैसे बिहेव करते हो, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, तुम्हारी उम्र जितना एक्सपीरियंस है मेरे को भी, तो नाउ आई नो इट कि तुम कैसे बिहेव करने वाले हो। ये कालो बालों पर मत जाओ, इसके नीचे व्हाइट बाल है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आई अंडरस्टैंड 110% कि भाई साहब तुम नालायक लोग है ना। पहले 10 दिन तो ऐसे बिहेव करोगे साधु संत, फिर क्या बन जाते हो भगवान ही जाने, है ना। तो ऑल आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि पहले सीए बनते हैं हम, ठीक है। और रो माँ कसम, ये बच्चे भी सुन रहे हैं। हाँ, अभी अगली बात सुन लो, अगली बात बता दूं। इस क्लास में मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे को अगर कभी भगवान मिलेंगे या परमात्मा मिलेंगे तो वो किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। ये समझते हो कि नहीं समझते हो? ही और शी और व्हाटएवर कैन कम इन एनी वे। सो आई लुक अप टू ऑन यू एज इफ यू नो देयर इज गॉड इन यू, एंड आई मीन इट। मुझे आप में परमात्मा दिखता है, वो दिखता रहेगा। तो मैं आप सभी लोगों से बस इतनी सी दरख्वास्त करूंगा, यही चीज़ आपको भी दिखनी चाहिए जब कभी भी आप मेरे स्टाफ से बात करो, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति का आचरण एरोगेंस से अलाउड नहीं करता। तुम बच्चे होकर मस्ती कर सकते हो, पैसे का घमंड अपनी जेब में रखना, मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी भी आप मेरे स्टाफ से एरोगेंटली बात नहीं करोगे। ये डे वन को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि मैं मेरे स्टाफ या फॉर दैट मैटर एनी वन ईयर, आप एरोगेंटली बात नहीं करोगे, प्रेम से करो बात, आपकी हर चीज सॉल्व हो जाएगी। यहां से प्रेम से आप कोई भी चीज जीत लेना, सारी चीज हम हार जाएंगे। आप एरोगेंट बनोगे, हम आपसे ज्यादा एरोगेंट बन जाएंगे। आ रही बात ध्यान में? और मैं बोल रहा हूं आपको कि मुझे आप में परमात्मा दिखता है, 110% आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो खुश रहना क्लास में। हम जिंदगी क्यों मिलती है हमें? दुखी रहने के लिए, कैसे? खुश रहने के लिए। सो थ्रू आउट द जर्नी यू हैव टू बी हैप्पी, नॉट एट द डेस्टिनेशन, यू हैव टू बी हैप्पी थ्रू आउट द थिंग। सो व्हाइल लर्निंग अकाउंट्स ऐसा फील होने को, माँ कसम आज अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, मजा आ रही है एकदम, है ना, ऐसा मजा आने को ना, तब जाके चीजें अच्छी होती है। सो मेरा सेकेंड रूल मैंने आपको बता दिया कि मुझे हर व्यक्ति में परमात्मा दिखता है। तो जब तुम क्लास में रहोगे तो यू विल बी पोलाइट, विनम्र रहोगे, उसी तरीके से मैं भी रहूंगा। बट एट द सेम टाइम मैं आपको सेकेंड चीज बता रहा हूं, मैं कैसे बिहेव करता हूं, ये सारी चीजें पहले ही बता देता हूं। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूं जब पढ़ाई को लेकर काम आता है। तो अगर मान लो कि तुम क्लास में बैठे हो और तुमको मैंने कहा कि स्केल यूज करनी है, पेंसिल यूज करनी है टू ड्रॉ द लाइंस, आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप वो चीज डिसिप्लिन्ड वे में नहीं करते हो तो बेटा जी इट इज एन इंसल्ट ऑफ अकाउंट्स। इंसल्ट ऑफ अकाउंट्स इज नॉट गुड। कितने सालों से उस चीज के बारे में लोगों ने मेहनत की है, तो आपको स्केल पेंसिल यूज करनी पड़ेगी इस क्लास में। मेरा स्टाफ घूमता है क्लासरूम में, तो मेरे स्टाफ 2 स्टाफ क्लास में ही रहेंगे, तो वो घूमते रहेंगे, वो देखते रहेंगे आपने होमवर्क किया है नहीं किया है, ये सारी चीजें वो चेक करते रहेंगे। आपको बात समझ आ रही है? जो ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर मेरा कंट्रोल कम है, बट उसके बावजूद भी आपको आने वाले समय में टेलीग्राम से जोड़ा जाएगा, और टेलीग्राम में आपको आपके आंसर्स भेजने होते हैं। वो आंसर्स मैं क्लास में भी डिस्कस करता हूं, और उस समय ध्यान रखिएगा कि आप पेंसिल, स्केल और ये सब चीज़ें आसानी से इजीली अवेलेबल हो आपके पास, और उसको यूज कर ही सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड नहीं होना है। डिसिप्लिन से आपको फ्रीडम मिलती है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हो ना। देखो, एक 4-6 महीने के लिए अगर हम डिसिप्लिन्ड रह जाते हैं और अगर हम इस अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, इंटर में अगले 9 महीने तक हम पढ़ाई करते हैं एंड देन वी पास इंटरमीडिएट, डिसिप्लिन्ड वे में ही हो सकती है चीजें, राइट। अगर आप इनडिसिप्लिन में काम करोगे तो विल नॉट हैव अ ग्रेट रिजल्ट। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज
कि आपको कभी भी छुट्टी चाहिए होगी तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट जाते रहोगे। सीए में कहावत है ना, क्या कहावत है? फाइट फाइट नेवर सरेंडर, आफ्टर में देर इज नवंबर, वेर देर इज विल देर इज अ वे, आफ्टर नवंबर देर इज मे। तो साले तुम ना गर्मियों की छुट्टियों में किसी को मिल पाओगे, ना दिवाली में किसी को देख पाओगे। तो समझ आ रही कि हाँ, नवंबर में होती है तुम्हारी तो जनरली दिवाली आती है, और मई महीने में तुम्हारे को छुट्टियां होती है गर्मी की। तुम्हारे दोस्त लोग मजे कर रहे होंगे स्विमिंग पूल में और तुम इधर सड़ू को मुंह बनाकर पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए बात ध्यान में समझना मेरे बच्चों कि पाजी बिल्कुल इत्मीनान से अच्छे से पढ़ाई करना, मस्ती से पढ़ाई करना, से दिल लगाकर पढ़ाई करना और डिसिप्लिन्ड वे में करना। क्योंकि आप अगर इंटरमीडिएट क्लियर हो जाते हो उसके बाद में आर्टिकलशिप 2.5 साल तक यू विल बी फ्री इन टर्म्स, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू गो फॉर वर्क एंड ऑल, बट बाकी का समय जो आपको करना है वो कर पाएंगे आप। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो बेटा जी, दिस रूट यू आर गोइंग टू फॉलो, यू आर गोइंग टू बी डिसिप्लिन्ड इन द क्लास। तो विदाउट स्केल, विदाउट पेंसिल, विदाउट प्रॉपर फुल स्केप बुक, मतलब वो जो A4 साइज बुक है वही लगेगी जो पेपर की साइज की। ये कुछ चीजें मेरे क्लास में कंपलसरी है, राइट? ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट्स, आप तक भी ये बात पहुंच गई मैं ऐसा अज्यूम करता हूं, और आपके आंसर्स में टेलीग्राम पर देखते रहूंगा, तो उस तरीके से काम करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, कैन वी नाउ गो अहेड? अब और मुझे आपको क्या बोलना था? हाँ अच्छा, तुम कोई क्वेरी है तुम्हारी तो पूछ लो। तुम मुझे जानते हो क्या? मैं बताइए मैं कौन हूँ। मैं सीए आनंद भांगड़िया हूँ, राइट? आई एम टीचिंग अकाउंट्स, मतलब मैं टीचिंग में प्रोफेशन में बाय पैशन हूँ। आई एम बाय चॉइस नॉट बाय चांस। तो मैं पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया। सीए बनने के बाद मैं पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया। मैं कैंपस इंटरव्यू भी अटेंड नहीं किया हूँ मैंने। कैंपस इंटरव्यू होता है ना कि जहाँ पर तो मेरे पापा मेरे भैया बहुत पीछे लगे थे, तो कैंपस इंटरव्यू तो चला जा, इंटरव्यू दे दे, क्रैक हो गया तो जाना मत। इंटरव्यू देने में क्या प्रॉब्लम, मतलब जिस रास्ते जाना नहीं उस जगह जाना, मतलब जिस मंजिल की तरफ जाना नहीं वहाँ जाना कहीं को। तो आई डिड नॉट गो एंड हियर आई एम, सो आई एम ओनली इन टीचिंग। तो आफ्टर आई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, माई फर्स्ट थिंग वॉज असाइनमेंट ऑफ टीचिंग वॉज ऑफ 3,500 रुपीज पर मंथ एंड आई डिड दैट। सो फ्रॉम देयर आई एम हियर, ओके? ऑलराइट, और कोई क्वेरी तुम्हारी? जो छोटी मोटी कुछ क्वेरी होगी तो बता दो। अच्छा, क्लास में इंग्लिश कितने बच्चों को क्लियरली नहीं आती है? यू हैव टू इंप्रूव द इंग्लिश, यू हैव टू इंप्रूव इंग्लिश। एंड जो ऑनलाइन लाइव के बच्चे हैं उनको भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको भी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। क्योंकि एक मेजर फ्लॉ क्या हो जाता है ना, कि जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो उस समय तो समझ में आ जाता है, बट जब आप घर पर जाते हो, जब इंग्लिश के बारे में सजगता नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चन पढ़कर समझ में नहीं आना और उसके वजह से सॉल्व नहीं कर पाना, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। मतलब तुम्हें ट्रीटमेंट पता है, ऑलरेडी पता है, बट ट्रीटमेंट पता होने के बाद में जब उस क्वेश्चन की लाइन कोई नहीं समझे तो तुम आंसर निकालोगे कैसे? पहली प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके वजह से क्लास में अगर इंग्लिश में बात करोगे या इंग्लिश को थोड़ा सा और अच्छे से डील करोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज इंग्लिश इंप्रूव होने वाली नहीं है। इंग्लिश बैठे बैठे तो आप अपने अंदर आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। सो यू हैव टू रीड, फोकस मोर ऑन द क्वेश्चंस एंड देन द थिंग्स वुड बी ऑल फाइन। सब्जेक्ट मैटर के पास जाने के पहले ये इतनी बातें सफिशिएंट है, क्लियर है? चलो जल्दी से बताओ, सीए कब बनते हो आप? रिजल्ट के बाद, मतलब फाउंडेशन कब पास होंगे तुम? रिजल्ट के बाद। कब? रिजल्ट के पहले। और वो कब? अब से, ठीक है? नेक्स्ट, घर जाने की इच्छा होगी क्या? होगी। क्यों झूठ बोल रहे? मन को समझाना, यहां पर भी लोग इंसान ही रहते हैं, ये कभी हमको भाले से नहीं मारते। यहां का खान पीन अलग है, बट यहां के भी लोग जिंदा है। ये सदियों से, युगों से सरवाइव कर रहे हैं, हम भी सरवाइव कर जाएंगे। यहां पर कई सारे लोग बाहर से आकर, अंबानी जी महाराष्ट्र में आकर आज एशिया के रिचेस्ट आदमी बन गए, वो भी यहीं का खाना खाए थे। गुजरात से थे ना अंबानी जी? हाँ नहीं? तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि यहां के लोग भी सरवाइव हो जाते हैं। मैं खुद एक मारवाड़ी हूं, मेरे पूर्वज राजस्थान में हुआ करते थे, मेरे पूर्वज यहां पर आए थे, वो भी सरवाइव हो गए, तो आप भी सरवाइव हो जाओगे। आगे बात ध्यान में, तो मम्मी पापा की याद आएगी, इस एज में आती है, तो इट्स गुड साइन। थर्ड चीज, क्लास में कैसे रहोगे? डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन समझ में आता है? तो क्या आप पेंसिल स्केल ये सारी चीजें अच्छे से यूज करोगे, अच्छे से लिखोगे, राइट? गुड। क्लास में ऐसी कुछ चीजें अलाउड नहीं है मेरे क्लास में, ऐसे करके बैठ जाना या यॉर्निंग करना। जो चीज मैं नहीं कर सकता वो आप भी नहीं कर सकते,
ओके क्लास में मैं बहुत ज्यादा इम्पार्शियल रहता हूं, मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा, तुमको समझ में आया क्या, तुम बोलेंगे आ गया, तो फिर मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तुम बोले नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। अगर तुमने मस्ती मतलब वो ध्यान दिया नहीं और जो चीज मैंने बताई 4 बार और उसके बाद में वापस वही पूछ रहे हो, तो भाई साहब वो ऑनलाइन लाइव वाले मजे लेते थे मेरे तुम्हें मजे नहीं लेने दूंगा। वो साला पॉटी में जाके बैठ जाता था, आकर वापस वही पूछता था तो ऑनलाइन लाइव वालों बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना और प्लीज 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 डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करना, क्योंकि तभी आप आगे जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं, आई एम सो सॉरी, एक दो चीजें मैं बताना भूल गया। सर पिटाई भी करते हैं, नहीं नहीं, मैंने आज तक एक मच्छर नहीं मारा भाई, मैं मेरी बीवी से भी बहुत डरता हूं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा ये गारंटी, सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्ती खाते में बात अलग है, बाकी कुछ नहीं भाई, मेरे को डर लगता है, इसलिए तो बॉडीगार्ड को रखता हूं मैं, समझे कि नहीं इट्स आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव रहता हूं, मुझे एग्रेशन पसंद है। तो क्लास में स्विमिंग, कितने बच्चों को स्विमिंग आती है? वाओ, इतने सारे बच्चों को स्विमिंग आती है। तो जो नहीं आती पहले सीखो, नहीं तो गोवा में जाके क्या करोगे नलाई को, वो जिंदगी में मरने के पहले एक बार गोवा जाके आना नहीं तो, अरे नहीं तो भाई कितनी झंडू लाइफ रहती है नहीं हाँ जिंदगी में एक बार तो गोवा जाने को ना, गोवा बोल या कोई से भी बीच के पास, राइट, तो जाके आना भाई, कभी मालदीव्स, कभी इधर चले जाइए अंडमान निकोबार, वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस यू नो, सी है वहां पर, फिर क्या करोगे। तो भाई साहब मैं बता रहा हूं कि स्विमिंग आनी चाहिए। अब स्विमिंग आने की वजह से मैं बता रहा था क्या, अच्छा जिम कितने लोग जाते हैं? ये है हमारा भारत का युवा, मोदी जी देख लो इनको। व्यायाम कितने लोग करते हैं? भाई साहब, भाई जवानी में बूढ़ा हो जाएगा तू, कर लिया कर थोड़ी सी उठक बैठक है, सही में बता रही हूं। इधर आने से पहले सर जिम जाता था। हाँ तो अभी नहीं पूछ रहा हूं मैं, जिम जा चुके हो, जिम जा चुके हो है ना। तो जब जिम जाते हो तब वो आदमी प्रेम से बोलता होगा ना, जब तुम ये पुलअप्स करते हो, कितने अभी कितने हाथ लोगों ने हाथ ऊपर किया जिम जाते हैं? यस, कितने पुलअप्स करता है भाई तू? लगता तो स्टार्ट है तू एकदम। हाँ बस बस भाई, ये डोले शोले कैसे निकले? प्रोटीन खाता है हाँ, तो ये कहां से निकल, चिकन क्या निकल रहा है बाहर है? नेचुरल झूठे साले। 6 करता है पुलअप बस, अरे 10-12 तो मैं कर लेता हूं यार आराम से, सीरियसली। अच्छा बट एनी विच वेज, जब 5वें 6ठे पर पहुंचता है तो ऊपर नहीं जा पाता है ना, फिर वो ट्रेनर आकर कैसे बोलते, तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य, प्लीज करो ना ये आई मीन आई नहीं, मैं समझ रहा हूं ये बहुत ज्यादा बाइला हो गया, बट बहुत ही बाइला हो गया, बट इस तरीके से बोलता है कि आदित्य प्लीज करो ना ये, आपको करना पड़ेगा आदित्य। सो ही स्पीक्स लाइक दैट और ही इज वेरी एग्रेसिव। चल चल कर जल्दी कर, है कि नहीं, चल चल कर जल्दी कर। स्विमिंग में भी ऐसा ही होता है, स्विमिंग में भी जब आप स्विम नहीं करते हो, पानी में जाने के बाद में डरते हो, जैसे मैं भी स्विमिंग सीख रहा था, मेरे पापा को पूरे के पूरे इसके अंदर, मतलब जैसे जिन कपड़ों में रहता था उन कपड़ों में पापा को पूरे स्विमिंग पूल में भाग भाग के भगाता था मैं, क्यों मेरे को पानी में मुंह में नाक में पानी करके डर लगता था, मैं मर जाऊंगा अभी। मेरा ये ट्रेनर के हाथ से बोले आज तक एक नहीं मरा, बोले मैं पहले मरूंगा ना, लाइक तेरे को समझ नहीं आ रही। वहां मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, तो व्हेन आई यूज्ड टू रन, पूरे के पूरे स्विमिंग पूल में भागता था मैं, और फिर मेरे को डरा के बोलते थे कि भाई तू नहीं किया ना, अभी हाथ पैर नहीं मारा ना, उठा के पानी में फेंक देगा मैं। एंड दैट्स हाउ आई लर्न स्विमिंग। ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि क्लास में जब बच्चों के साथ बात करूं ना, और एक आध बार प्यार से बात कर सकते, 2 बार कर सकते, बट जब नहीं तब उसके बाद में मैं डांटूंगा, बट इट डज नॉट मीन दैट आई लव यू लेस, इट डज नॉट मीन दैट आई हेट यू, इट डज नॉट मीन दैट आई डोंट रिस्पेक्ट यू, इट डज नॉट मीन दैट आई इंसल्ट यू। ओके, जब तुम कांड करोगे तब मैं डांटूंगा, बट जब आप कोई भी मस्ती करो, मतलब इस तरीके से गलती करोगे पढ़ाई में, तब आपने पहले ये चीज सोचना कि मैंने क्या किया, और फिर सर ने जो बोला अगर सही नहीं बोला तो मैं सबके सामने माफी मांगने के लिए तैयार रहूंगा, बट मैं थोड़ा सा एग्रेसिव रहता हूं, बिकॉज मैं यहां पर बोला ना, मैं चॉइस की वजह से हूं यहां पर, मुझे बच्चों को पढ़ाने में इतना मजा आता है ना, मैं बता नहीं सकता। तो मैं मतलब ये चाहता हूं मेरे लाइफ में कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं ना, तो लोग मुझे रिस्पेक्ट के तौर से देखें, और रिस्पेक्ट तब आएगा जब मैं तुमको ग्रूम करूंगा, जब आपके माता पिता के सपने साकार होंगे। तुमको आज बुरा लगेगा शायद से, कई बार पढ़ाई करते हो ऐसा लगेगा तुमको कि सर क्या है, तुम मुझे डांटते हो, फिर डर के मारे बच्चे क्वेश्चन भी नहीं पूछते, बट मैं चाहता क्या हूं कि तुम सजग बनो। सजग का मतलब समझते हो तुम? अवेयर,
क्या चल रहा है क्लास में। ऐसे ही रहते हैं ना, अपन इधर बैठे रहते, ख्याल कहीं और चले जाते हैं, अपन बिना वीजा के इधर उधर घूम के आ जाते हैं, स्विट्जरलैंड। बॉयज तो पूछो ही मत, हीरोइनों के साथ घूम के आ जाते हैं। मैं इनको बिल्कुल संकोच भी नहीं होता, भाई मैं कौन वो कौन, नहीं चलो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां बैठे बैठे लोग चले जाते हैं। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आई विल बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर दैट कि आई विल बी little aggressive when you're not going to do something. Have you all understood? Yes, sir. But that doesn't mean that I don't love you, I hateful towards you. No, there is no resentment. I definitely love you and for sure सिर्फ तुम्हारे improvement के लिए मैं चिल्लाकर बात करूंगा। अगर नहीं किया तो होमवर्क नहीं किया, क्लास में एक दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि कल होमवर्क नहीं किया तो क्लास के बाहर निकाला जाएगा और निकाला जाएगा। मंजूर है? कई बार आपको बाहर निकालकर उठक बैठक भी कराई जाएगी, क्योंकि जब नहीं मानते हो तो क्या करें ना। समझ में आया कि नहीं आया? फिर जब मानने लग जाओगे तो फिर ठीक है, देन देयर इज नो इश्यूज। तो क्या समझ में आ गई? अब मुझे पता है ऑनलाइन लाइव वाले बच्चों को है ना बहुत गुस्सा आएगा इससे, शिट हम क्या करेंगे सर, तुम उधर बैठ के ही करना। Why you guys use so much emojis? मैं कौन से क्वेश्चन पढ़ूं, मुझे ये नहीं समझ में आता ऑनलाइन लाइव में। ऑनलाइन लाइव में इनका ही चल रहा है डिस्टेंस। सर टेलीग्राम ग्रुप कब बनेगा? बहुत ही जल्दी टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा। सर मैं दिसंबर अटेम्प्ट से हूं, अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्या सर इफ वी गिव फुल टाइम एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडीज? इससे दो चीजें समझना है। ये क्वेश्चन हमारा ऑनलाइन लाइव का बच्चा पूछ रहा है, अभी हम नवंबर महीने में है और ये पूछ रहा है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैं तैयारी कर सकता हूं क्या? तो आंसर देने के लिए मैं कहूंगा जरूर यस कर सकते हो, बट मैं अगर इसका आंसर यस दे देता हूं तो तुम ये भी सोचते हो कि सर फिर हम इधर क्यों बैठे हैं हम भी आते हैं फिर मई के पहले मार्च में। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हो सकता है बेटा, पर वो जुगाड़ है, ये 11-12 वाली चीज नहीं है। तुम सीए कोर्स में जाते हो और जब तुम सीए क्वालिफाई हो जाओगे तुम्हारे पास क्लाइंट आएंगे, तो क्लाइंट आएंगे, तुम उसको बोलेगा कि वो पूछेगा कि भाई मुझे एक बात बता दे, ये एवरेज ड्यू डेट क्या होता है? तुम सॉरी सर मैंने वो ऑप्शन में छोड़ा था, कल बताता हूं। या तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलने का कि सर इधर लगी है मेरे को देखो ना, ये ऑप्शन में छोड़ा था बट ट्राई करता हूं, मैं ठीक कर दूंगा, क्यों चिंता कर रहे ना। नाउ डू यू थिंक सो यू विल बी अ ग्रेट प्रोफेशनल? नो, तुम पैसा कमाओगे तुम्हारे सर्विसेज के लिए, तुम पैसा कमाओगे तुम्हारे सर्विस के लिए। कभी किसी कारपेंटर को देखा है क्या? कभी किसी इसको देखा है क्या जो बाल काटता है? कभी बाल काटते वक्त तुमने देखा उसने बराबर से फोकस से काम करता है कि नहीं करता है वो? मतलब इतनी छोटी प्रोफेशन में बाल काटने से लेकर मोची को देखा है? मोची को, मोची क्या करता है? जूते सिलता है, जूते सिलता है तब वो पिन रहती है, इधर से डालता है और फिर उधर से निकालता है, चुभने के बहुत चांसेस रहता है। फोकस से काम करता है कि नहीं करता है? फोकस से काम करना। अरे ये छोटी छोटी प्रोफेशन की बात कर रहा हूं मैं। कारपेंटर जब वो काटते हैं तब किस तरीके से वो लकड़ी के बारे में ध्यान रखते हैं कि भाई मेरा हाथ ना छिल जाए, मेरे हाथ को ना लग जाए। वो मारते वक्त, कील पर मारते वक्त देखा है कि नहीं देखा? प्रिसीशन के साथ मारते हैं। अरे वो प्रोफेशन में जब वो इतना दिमाग लगा सकते हैं, इतना फोकस रख सकते हैं, हम सीए कोर्स कर रहे हैं भाई, धिक्कार है साले। जो इधर जॉब के लिए आया ना नालायक को, मैं पहले ही बोल रहा हूं, तुम्हारी है ना जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है। तुम इधर पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हें सीए पसंद है कि भाई मुझे करना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखने में मजा आता है। जो भिखारी के जैसे आया ना तो भगवान भिखारी के जैसे ही देता है। क्यों तुम भिखारी मतलब कैसे समझ रहे हो? क्या मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे जुगाड़ करना है, बट मेरे को पूरा पैसा चाहिए, कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। यू आर अ बेगर इन फ्रंट ऑफ गॉड और इन फ्रंट ऑफ आईसीए। नहीं, भीख नहीं मांग रहे हम, और क्या इसको भीख नहीं बोलते तो क्या बोलते? हाँ पढ़ोगे, पूरा पूरा करोगे और बोलेंगे भगवान अब मैं जा रहा हूं, प्लीज आशीर्वाद दो एंड आई विल डू रियली ग्रेट, तब होएगा। क्यों नहीं होएगा? ऐसी कौन सी चीज तुमने की पास्ट में कि जिसके बारे में तुमने सारा काम बराबर से कर लिया और फिर वो चीज हुई नहीं? ऐसी कौन सी चीज की बताओ ना मुझे, एक बार तो भी बताओ। ऐसा नहीं होता बॉस। तो जुगाड़ में भरोसा मत रखो। अब ये बच्चा बोल रहा है तो मैं उसका आंसर जेन्युइनली है कि हाँ हो सकता है, मतलब आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट एनीवन, हो सकता है पढ़ाई हो जाएगी। बट यार सिंपल सी बात इतनी सी तो बता रहा हूं, वो सही है ना मेरी भी, कि भाई साहब जब पढ़ाई करो तो इस तरीके से करो कि पूरा दिल लगा कर करो। तो ये वाली नौबत तुम पर नहीं आनी चाहिए, है ना। चले अभी सिलेबस की तरफ। यार मेरी बहुत इच्छा है, करूं या नहीं करूं पता नहीं, मुझे तुम्हारे नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर किसी दिन सुनेंगे तुम्हारे नाम। आज चलते आगे, है ना। पहला सिलेबस लिखेंगे, पेपर पैटर्न समझेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते, क्या आते हैं, तुम्हें कौन से मटेरियल को रेफर करना है, ये सब चीजें आपको लिखनी है आपके नोटबुक में, ठीक है। और ध्यान रहे जब भी कोई चीज करोगे तब कैसे करोगे? इस क्लास में दुखी आत्मा नहीं चाहिए मेरे को। किसी को कोई छोड़ के भाग गया होगा तो भी वो सारे गम भुलाकर इधर एकदम प्रेम से बैठने का है, समझ में आएगा।
चलिए प्रभु, एक और चीज बता दूं पहले, क्योंकि यार ये बहुत एक गंदी चीजें होने लग गई है। अभी तुम 11th-12th करके आए हो, 11th-12th करके आए हो ना आप। देखो 11th-12th का जो लेवल है और सीए का जो लेवल है वो अलग है। 11th-12th में आपने 2 साल दिए आपके पढ़ाई के लिए, 2 नहीं तो कम से कम 1.5 साल तो पक्का दिया। 11th के लिए अराउंड 7-8-9 मंथ्स एंड 7-8-9 मंथ्स अगेन इन योर 12th। तो आप उसके लिए पूरे 2 साल देकर पढ़कर आए हो। अब मैं आपसे ये बोलता हूं बेटा कि वहां का सिलेबस कम था और पेपर पैटर्न प्रेडिक्टेबल था। जब 12th का पेपर देने गए थे तो किसी को डाउट था कि वो फेल हो जाएगा? हाँ, तुम्हें डाउट था क्या? मतलब 12th में पेपर ही नहीं दी, मां कसम, शिट, कौन सी बात से। माफ करो भाई, तुम्हारी बैच बहुत महान है, बहुत बहुत महान बैच है। कैसा लगा घर पर बैठकर? इसकी भगवान से हम दुआएं मांगा करते थे कि प्रभु पेपर बंद करा दे मेरा। कैसे लगा फिर ये ऐसा होने के बाद? बहुत अच्छा लगा होगा ना? तुमसे परसेंटेज नहीं पूछूंगा, मेरे को बात क्लियर हो गई अभी है। अच्छा, एनी विच वेज मैं आपको सेकंड चीज पूछ रहा हूं, ये बात छोड़ो, मैं आपको सेकंड चीज पूछ रहा है। 10th के पेपर दिए थे कि वो भी नहीं? हाँ, ये एक अच्छी चीज हो गई। सो 10th में किसी को प्रॉब्लम थी क्या कि कोई फेल होने वाला ऐसा आइडिया था? 10th मतलब 11th-12th में जेन्युइनली पढ़ाई नहीं की ना रे? मतलब नहीं, मतलब ऐसे ही बैठे बैठे ना, वैसे ही वो टेंशन लिया करते थे और फिर वो मैसेज डाला करते थे किस पर, ट्विटर पर, इधर उधर, और ऐसे ही बजाया करते थे क्या है एग्जाम है कि नहीं, ऐसे नहीं 12th का क्या है बताओ, हमारी एग्जाम है कि नहीं। सीबीएसई वालों को मैं देखा करता था उस जमाने में, हम वी आर इन स्ट्रेस, हमको ये प्रॉब्लम हो रही, तुम्हारे थोड़े देखकर लगते हैं स्ट्रेस में दे दूं कभी से गधेड़ा, एक पेपर नहीं दिया माकड़। और खाने के लिए बाहर से मंगाओ, पिज्जा मंगाओ, उधर कोरोना नहीं था, बाहर जाएंगे तो कोरोना आ जाएगा, है ना? ये मंगा वो मंगा, क्या चीज ना सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, तो मैं आपको क्या बता रहा था, 11th-12th में जो आप पढ़े हो उस समय के लिए जो अनुकूल था, जो चीजें सही थी वो आपको पढ़ाई गई। अब जब हम आए हैं फाउंडेशन में तो थोड़ा सा लेवल चेंज होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा बढ़ता है, लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। फाउंडेशन में हर बच्चा बैठा हुआ पास होता है ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर मैक्सिमम रिजल्ट लगता है 25-30% फाउंडेशन में। मतलब अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो 30% लोग ही पास होते हैं। यहां पर बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके पुराने टीचर्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा और ना ही आप उनको कभी डिसरिस्पेक्ट करोगे या ना कभी मुझे आकर बोलोगे कि ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, राइट? वो चीज़ें नहीं है। अभी आप पढ़ रहे हो, फ्रेश से पढ़ो। जो कोई भी साइंस बैकग्राउंड से, उनको भी डरने की कोई बात नहीं है। शुरुआत के कुछ दिन आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, अच्छा लगता है क्या? नहीं ना? हाँ, तो सीधे बैठो। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें बेसिक से कराई जाएगी। फॉर इनिशियल 10 days आई विल बी टीचिंग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। बट तुम बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स जब पूछोगे मुझे तो कुछ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे पूछेंगे सर 11th-12th में तो एक साल पढ़ गया, उसकी चिंता मत करो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बट 11th के बच्चों को यह डर जरूर रहेगा कि सर मुझे ऐसा डर लग रहा है, वो डर लगेगा। उस डर को नहीं निकाला जा सकता ना। डर कैसे निकलेगा? डर को अगर निकालना है तो आई विल हैव टू हैव 3 months विथ यू, तब जाके तुम धीरे धीरे बोलोगे हाँ सर पक्का हो गया। बट वो नहीं निकाल सकते ना। 3 महीने कैसे दे दूंगा अभी मैं इसमें? 3 महीने अगर दे दूंगा तो बाकी के बच्चे डूब जाएंगे, फिर फाउंडेशन में फेल हो जाएंगे, 11th पास हो जाएंगे। तो ऐसा तो करना नहीं। अगर तुम मेरे पर ट्रस्ट रखते हो तो तुम 110% समझ में आने लग जाएगा। उसको समय लगेगा। किसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करो, अपने आप को कंपेयर मत करो किसी और के साथ में। तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो, परमात्मा हो, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा सब धीरे धीरे। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या? एनीवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? स्टे इन टच विथ मी एंड डोंट वरी। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस शुड बी ऑन योर स्लीव्स। यू कैन नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस। जब तक मैं जिंदा हूं तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्रीड? तो बिंदास, हाँ, मेरे मरने के बाद में भी टेंशन नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना। सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि टेंशन नहीं लोगे। आ गई ना बात ध्यान में? ओ साइंस बैकग्राउंड वाले मेरे साथ आकर बात कर लिया करना, आई विल बी देयर विथ यू ऑल, है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सिलेबस लेते लिखकर, नोटबुक में अच्छे से बिल्कुल तुम्हारे चेहरे जैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एकदम सुंदर है। चलिए, सो वेलकम टू सीए फाउंडेशन। हो गए तुम वेलकम, आ जाओ अभी पढ़ाई शुरुआत करते हैं। अच्छा मुझे बताओ तो 12th में कितनी बुक्स थी तुम्हारी? कितनी? 12th में कितनी बुक्स थी तुम्हारी? 6 बुक्स थी तुम्हारी। अबे तू सब्जेक्ट बता रहा, मैं बोल रहा हूं बुक्स कितनी थी अकाउंट्स की? 2 बुक्स थी। हाँ, तो इधर देख लो, ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, ये यूनिट 3 है,
ओए होए, यूनिट 4, यूनिट 5 और एक यूनिट है जो इसमें ऐड नहीं हुआ क्योंकि जगह कम पड़ गई थी, वो थ्योरी का है। सो कितने यूनिट है बाबू? 6 यूनिट है। तो सिलेबस डिक्टेट कर दूंगा, लिख लोगे? क्योंकि आपको कुछ बच्चों को दिखेगा नहीं अभी, तो आप एक बार लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? लिखिए, पहला लिखिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। पहला लिखिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, THEORETICL, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है? फिर लिखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्लिक, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्लिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्लिक अकाउंटिंग, दोनों अलग है बेटा। इंड एएस होता है एक और एक होता है एएस। आई रिपीट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब उसको नाम दिया जाता है इंड एएस, और एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब एएस। तो दूसरा वाला नाम क्या लिखा आपने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये दोनों चीजें अलग है, तो इसलिए लिख कर दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है और एएस अलग है। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेट्स गो। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, EXPENDITURE, एक्सपेंडिचर एंड receipts, and what? receipts, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्या कैपिटल रिसीट होता है? सो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को शुरुआत में मैं यही चीज थोड़ी सी समझाना शुरू करूंगा जब हम सिलेबस शुरू करेंगे तब, ठीक है? कि किस चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार देख लेते क्या क्या। तुम गाड़ी में पेट्रोल भराए तो क्या बोलते हो? तुम क्या बोलोगे? मतलब एक समझो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट, गाड़ी में पेट्रोल भराए तो पापा को क्या बोलेगे? पापा गाड़ी ली, पापा टू व्हीलर लिया, पापा कार ली। मतलब जैसे मान लो तुमने कार में पेट्रोल भराया तो तुम क्या बोलते हो? कार अकाउंट। तुमने कार नहीं खरीदा, यू हैव एक्सपेंडेड ऑन एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग। तो हमको समझाना पड़ेगा कि कब कार यूज करते हैं और कब यूज करते हैं ट्रैवलिंग, राइट? पेट्रोल, कन्वेंस, ये कब यूज करते वर्ड। तो मैं आपको समझाते रहूंगा धीरे धीरे, चिंता नहीं करो। आगे बढ़ते। कॉन्टिंजेंट असेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, क्या लिखे प्रभु? कॉन्टिंजेंट असेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, contingent assets and contingent liabilities, contingent assets and contingent liabilities, contingent assets and contingent liabilities. Next, recording of transaction, recording of transactions, recording of transactions, recording of transactions, ओके? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट है कैश बुक, कैश बुक, लास्ट वन नहीं मतलब इस यूनिट का, कैश बुक एंड बीआरएस, कैश बुक एंड बीआरएस। हैप्पी? सो इस सिलेबस में से बीआरएस को छोड़कर और कैश बुक को छोड़कर ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। तो सर ये यूनिट पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बट ये यूनिट अगर आपको आता है तो आपको बाकी के यूनिट्स का बेस अच्छा बनता है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? पहले पार्ट के एंट्रीज अगर नहीं आती आपको क्लियरली तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर गया, फाइनल अकाउंट गया, नहीं आएगा ध्यान में। तो पहला पार्ट इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर हम ध्यान देंगे। शुरुआत के कुछ टॉपिक छोटे टॉपिक्स है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, तो वो जल्दी हो जाएंगे, तो आपको चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट यूनिट 2। ये यूनिट 1 हुआ अपनी क्लास में। यूनिट 2, यूनिट 2 के अंदर आप लिखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर थोड़ा साइड प्लीज, एक कैसा दिख रहा है उधर? मेरे को दिख नहीं रहा स्क्रीन पर। तुम्हें कहां दिख रहा हूं मैं? अच्छा ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इन्वेंट्रीज
rectification of error, inventory, then write down concept and accounting of depreciation, 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 then bills of exchange and promissory note, bills of exchange and promissory note, bills of exchange and promissory note, bills of exchange and promissory note. Okay beta, next can we write down the next heading? Unit 3, write down sale of goods on approval or return, sale of goods on approval or return, sale of goods on approval or return basis. Write down the next heading. Consignment, sir. Yes. Average due date, average due date, account current, then can you write down the heading unit 4, final account, company accounts, final account के बाद में company accounts, final account और company accounts. Company accounts. Now unit 5, पार्टनरशिप अकाउंट. बेटा पार्टनरशिप एक सिंगल नहीं है भाई, इसमें 5 अकाउंट्स है, मतलब 5 चैप्टर इसमें. पहला वाला बेसिक्स है, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल है, फिर आपका एडमिशन है, फिर रिटायरमेंट है और फिर डेथ है, और उसके सब पॉइंट्स तो मैं डील ही नहीं कर रहा हूं. सो पार्टनरशिप लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टाइम लेता है. ठीक है. सो पार्टनरशिप तो लिखते वक्त हम एक ही लिखेंगे पार्टनरशिप, और लास्ट में लिख दीजिए फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है. सो आई सेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ या फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. नाउ कैन आई आस्क यू, इनमें से कितने बच्चों के कौन से टॉपिक 11th 12th में हो चुके हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हो चुका है, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें आपकी हो चुकी है. सब्सिडरी बुक भी हो चुका है, हाँ या ना? कैश बुक और बीआरएस भी हो चुका है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुका है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चुका है. उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ, कुछ जगह पे हुआ है, जितना मुझे जानकारी है कुछ बोर्ड्स में होता है. तुम्हारा ऑप्शन में था क्या रहना लग? हाँ ऑप्शन में था, नहीं तो चिंता मत कर. फाइनल अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स ये भी हो गया है. उसके बाद में पार्टनरशिप हो गया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ हो गया. हाँ या ना? अब अगर इतने टॉपिक्स हो गए तो मैं आपको बता सकता हूं कि यू शुड बी गेटिंग अबव 80 मार्क्स इन अकाउंट्स एटलीस्ट, अगर आपका हो गया है तो. सी व्हेन यू से हो गया है तो हो गया है. तो अभी मैं एक पेपर निकाल कर देता हूं, सॉल्व कर दोगे मुझे इनके क्वेश्चंस. ये मैं क्यों पूछ रहा हूं क्वेश्चन? क्योंकि बेटा जी तुमको तुम्हारा ईगो या तुमको तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूबेगा कि मुझे ये आता है. तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को बहुत बार डर लगता है. किस बात का डर लगता है? कि मेरे को नहीं आएगा. चिंता की कोई बात नहीं है. एक्चुअली जो 11th 12th में करके आए बेटा जी, वहां पर फेल होना बहुत डिफिकल्ट है और फाउंडेशन में पास होना डिफिकल्ट है. यहां पर मेजॉरिटी फेल होंगे, फाउंडेशन में मेजॉरिटी फेल होंगे. तुम्हारा पासिंग परसेंटेज 50+ होना चाहिए. नेगेटिव मार्किंग है,
और भी कई सारी चीजें। तो अगर तुम बोलते हो कि ये सिलेबस है, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको 80 प्लस मार्क्स मिलने चाहिए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रॉब्लम निकाल कर अभी दे देता हूं, तुम्हारी फीस रिफंड हो जाएगी। सोचो, अकाउंट्स की फीस रिफंड हो जाएगी भाई, तुमको अकाउंट्स नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हम इस पेज पर कायम रहेंगे कि भाई साहब जो आपको पढ़ाया जाएगा वो वापस बेसिक से लेंगे, और जो आप पढ़ के आए वो ठीक है, बट आपको नए तरीके भी सीखने होंगे। कई बार क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सिखाता हूं, ये बच्चा चल रहा है अपने धुन में कि भाई मैं ऐसे ही करूंगा क्योंकि मेरे को 11th 12th में सीख के आया। अबे 11th 12th गया, बढ़ गया, अभी तो ऊपर आ गया है। समझ आ रही बात? अभी इस लेवल पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तुझे शॉर्टकट्स में करने पड़ेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अभी पहले जैसे नहीं आएगा, वो फाइनल अकाउंट में भी आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिर कंबाइन कर तुमको करना पड़ता है। फिर फाइनल अकाउंट में बच्चा जाने, मुझे साइंस बैकग्राउंड के बच्चों से प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कॉमर्स बैकग्राउंड के से बच्चों से होती है। फाइनल अकाउंट का, अभी फाइनल अकाउंट में जाने के बाद में बच्चा बोलता है कि सर हमको तो एडलेस सिखाया। मैं बोला भाई अकाउंट्स में एडलेस होता ही नहीं है, अकाउंट्स में एंट्रीज होती है। कितने बच्चों को टैली आती है? तो सीख लेते बच्चे यहां पर। टैली में कभी भी एडलेस किया है क्या? किस बच्चे ने किया? हाथ ऊपर कर लो। मतलब सॉफ्टवेयर में जब एडलेस नहीं करते तो तुम रियल लाइफ में जाओगे तब क्या करोगे तुम? यू आर गोइंग टू मेक एंट्रीज एंड यू हैव टू डू दी एंट्रीज। आपको ये बात ध्यान में रखना, अकाउंट्स बोले तो एंट्रीज। यहां पर तुम एंट्रीज पर फोकस नहीं करोगे, एडलेस से जाओगे तो परेशानी होगी। बीआरएस में कई बार बच्चे बोलता है कि सर हमको ऐसा सिखाया गया है, और फिर वो सीखने को तैयार नहीं रहता है। क्या है पता है क्या? मैं तुमको सिखा सकता हूं बट तुम सीखने को तैयार नहीं होगे तो कैसे होगा? अगर मटके में पानी डाला जाए, मटके में ऊपर से खुला तो चाहिए ना। अगर तुम उसके ऊपर प्लेट रखकर बैठोगे और बोलोगे पानी डालो, तो मैं कहां से डालूंगा यार? तो एक बात ध्यान रहे, ये टॉपिक आपके हो गए, मुझे पता है। मेरे को जो रियल लाइफ में इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे जो एक्सपीरियंस है, जो प्रॉब्लम्स आती है, वो आपके साथ शेयर किया। आपका ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूबेगा। और प्लीज बता दूं, कॉमर्स के बच्चे फेल होते हैं और बहुत बुरी तरीके से फेल होते हैं, बहुत बुरी तरीके से फेल होते हैं। रिजल्ट का परसेंटेज खुद जाके चेक कर लियो, तुमको अपने आप पता चल जाएगा। राइट? अबे अकाउंट्स में 50-60 मार्क्स लेकर आने को तकलीफ होती है। कितनों को 100 आउट ऑफ 100 है इधर अकाउंट्स में 12th में? इस क्लास में एक भी नहीं। ये मेरे जीवन में पहली क्लास मिली। 11th 12th में किसी को 100 on 100 नहीं मिले। अच्छा, ये चेकिंग की वजह से नहीं मिले क्या? ये कौन सा फुकड़ में जो पास हुए तुम, उसके वजह से? हाँ, क्योंकि पहले तो पेपर बराबर दिए नहीं थे। हाँ सही समझ गया। तो आगे बात ध्यान में, यहां तक कोई दिक्कत अभी? तो किसी को भी अभी अपने दिमाग में ये नहीं भरना है कि मेरे को 11th 12th में आता है, और आता है तो भाई साहब मैं तो अच्छा बता रहा हूं कि तुम ऐसे ही चले जाओ, अकाउंट्स क्यों ज्वाइन कर रहे हो यार? तुमको आता है तो फिर बात ही खत्म हो गई। या तो अभी बोल दो कि सर नहीं आता है, आप पढ़ाओगे तो हम पढ़ेंगे, और जब आगे जाके 1.5 शाना पने करेगा ना तो भालच डालेगा इधर से। चलो अभी आगे। ऑलराइट, सो प्रीवियस एग्जाम पेपर एनालिसिस अभी हम देखेंगे। तो आपको किसी को आइडिया कितने मार्क्स के पेपर आते हैं? वाह, ये तो पता ही नहीं था मुझे। 100 मार्क का पेपर आता है? अरे गधेड़े, 125 मार्क का आता है, नहीं तो 120 मार्क का पेपर आता है। एक ऑप्शन में होता है, कुछ भी बड़बड़ कर रहा है। 125 या 120 मार्क का पेपर आता है। कोई बोल रहा है 98 मिले, कोई 92, कोई 89। नहीं, मुझे 100 on 100 मिले थे 12th में। सो 120 से लेकर 125 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 6 क्वेश्चन। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, राइट? उसके अंदर ट्रू और फॉल्स आते हैं। जीवन दायनी 11th 12th ऐसे ही पास हुए थे। ट्रू और फॉल्स आते, बट गिव रीजंस व्हाई। मतलब फॉल्स तो व्हाई, ट्रू तो व्हाई। और तुम्हें तुम्हारी इंग्लिश पता है, तुम लिखते क्या हो, समझ में किसी और को आता है, तुम किसी और के बारे में लिख रहे हो, राइट? तुम कभी अगर किसी के बारे में इंग्लिश में वर्णन करोगे ना, सुंदरता का, लिखोगे किसी और को समझ में आएगा। तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था भाई साहब, ट्रू और फॉल्स ये आते हैं अराउंड 12 मार्क्स के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन या आंसर इन वन लाइन या एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसे 4 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, सो इट कम्स फॉर 12 मार्क्स, ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। एंड 4 मार्क्स के आपके आगे कितने क्वेश्चंस? 2। and in that you will have either short notes, distinguish between, or practical question. Generally there is one practical question for 4 marks out of 2. Is that okay? So पहला क्वेश्चन 20 मार्क का आया, ये यहां पर। और गलती होगी प्रभु, गलती होगी, हाँ ब्लैक कलर चाहिए, हाँ। सो पहला जैसे मैंने बताया 12-4-4, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस वाज आस्क्ड इन May 18, November 18 again 12-4-4, May 19 12-4-4, November 19 12-4-4, November 20 12-4-4, Jan 2021 12-4-4 and July 2021 12-4-4। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है क्लास में? जब क्लास में आपको कोई चीज पढ़ाई जाए
तभी उस केस में ही पूरा ध्यान से सुनना क्लास में, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ये ऐसे रटे हुए नहीं आते, कहीं से भी आएगा एंड यू शुड बी एबल टू आंसर इट। तो आपके 20 मार्क डिपेंडेंट करते हैं कि आप क्लास में कितने अटेंटिव रहोगे उसके बेसिस पर। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे, जितना आपका रीडिंग अच्छा रहेगा उतना इजीली आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। अब रीडिंग किसकी किसकी करनी है आगे बताऊंगा, बट रीडिंग करेंगे तो ये 20 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 क्वेश्चन में से यू हैव टू आंसर एनी 4। आंसर एनी 4, ये जो बाकी के ना सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनमें से यू हैव टू आंसर एनी 4। So every question is for 20 marks. So question number 1 is for 20 marks, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorry 6 is also for how many marks? Each 20 marks. So पहले और बचे हुए 5 क्वेश्चन में फर्क क्या है? First question is compulsory, you have to answer it only. After जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है उनमें से any 4 you have to write. Is that everyone clear with this point? कैसा पेपर पैटर्न रहेगा समझ में? अच्छा, क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? ब्रेकअप बता देता हूं। क्वेश्चन कम्स फॉर 5 मार्क्स, 10 marks, 8 marks rarely, 12 marks rarely and 20 marks. So let me put it up. कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मैं तुमको बता देता हूं। एक आते हैं 5 मार्क्स के, दूसरे क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, तीसरा क्वेश्चन आता है 8 मार्क का, चौथा क्वेश्चन आता है 12 मार्क्स का और पांचवा आ सकता है 20 मार्क का। ये पांचवा मतलब मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो इधर देयर आर क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, 10 marks each, 12 marks each, 8 marks each और 20 marks each. 8, 12 और 20 is asked rarely, मतलब ज्यादा पूछा नहीं जाता। वो rarely भी नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि हाँ ठीक है, it's not asked often, कई बार नहीं पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है। हाँ, जुलाई 2021 वाले अटेम्प्ट में फाड़ दी उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए 20-20 मार्क के, 20 मार्क्स ईच, दे आस्क्ड हाउ मेनी 2 क्वेश्चंस। अब मैं आपको पूछता हूं कि बेटा जी कौन सा क्वेश्चन इसमें इजी रहेगा, 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का? इजी कौन से रहेंगे, 5 मार्क का या 10 मार्क्स के? सो आई विल टेल यू, कॉमन सेंस की बात है, जिसके मार्क्स कम है वो इजी है। सो 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन इजी रहेंगे। आई विल टेल यू इवन 8 मार्क क्वेश्चन वुड बी इजी, यस और नो? क्वेश्चन वुड बी डिफिकल्ट, मेनी एडजस्टमेंट्स, डिफिकल्ट टॉपिक पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यस और नो? सो पहले ही बता दूं डे 1 को आज ही कि तुम्हारा पेपर इजी आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द रेंज ऑफ 5 and 10 मार्क्स। जैसे पहला क्वेश्चन तो 20 मार्क्स का है, बोनस है। उसके बाद में अभी हम देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। देखो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, टॉपिक्स कितने जरा टोटल काउंट करके बताओ तो मुझे, कितने टॉपिक से काउंट करके बताओ तो, जल्दी जल्दी काउंट करके बताओ। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी क्विक। कितनी है? 18 टॉपिक्स है, क्वेश्चन पूछने 6। सो विल दे आस्क यू फॉर 20 मार्क्स 1 क्वेश्चन? नो, दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज देन यू आर नॉट टेस्टिंग ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक ना, तुम सारे टॉपिक पर टेस्ट नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जनरली इंस्टीट्यूट क्या करती है, टू कवर अप ऑल द टॉपिक्स दे रिड्यूस द मार्क्स एंड दे आस्क फॉर 5 and 10 मार्क्स। अब जो 5 और 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रिमेंबर दे आर गोइंग टू बी इजी, दे कैन नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, बट आपको हर एक पॉइंट को कवर करना पड़ेगा। हर एक टॉपिक में से आप किसी टॉपिक को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड इफ यू डोंट कवर इट अप इट वुड बी अ प्रॉब्लम। सो सीए इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि भाई 5 मार्क के लिए 10 मार्क के लिए क्या ही पूछ लेगा यार, कितना ही तो मुश्किल कर देगा, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेटा जी पेपर इजी रहेगा, बट जस्ट दैट यू नीड टू बी फोकस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। आप टॉपिक को ऑप्शन में छोड़ेंगे क्या? मेरा बच्चा एक भी टॉपिक को ऑप्शन में नहीं छोड़ेगा। हम भिखारी है क्या? क्योंकि भिखारी वाला आदमी ऐसा बोलता है कि मैं ये कर भी नहीं जाऊंगा, मुझे दे दो। क्योंकि भिखारी ऐसा होता है ना, एक सुलभ शौचालय में जो बैठता है कि भगवान मुझे कुछ नहीं करना है बट मुझे इनकम मिलनी चाहिए, तो भगवान ने वरदान दिया, ले सुलभ शौचालय, बाहर बैठना है सिर्फ और इनकम मिलेगी। और दूसरे ऐसे भिखारी भी होते हैं जिनको कुछ नहीं करना है और वो मांगते रहते पैसे, उनकी मजबूरी होती। तुम्हारी मजबूरी है क्या? दिमाग दिया है भगवान ने, पढ़ोगे। सो एक भी टॉपिक ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, आगे नहीं डिसाइड करना है, आज ही डिसाइड कर लेना, मैं ऑप्शन में नहीं छोड़ूंगा, सारे टॉपिक्स करूंगा। समझ आ गई बात? ऑलराइट, तो अभी एक बार देख लो, ये जो रीडिंग है मैंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है। ये अगर चार्ट समझ पाओ तो देख लो, जुलाई 2021 तक मैंने आपके सामने पूरा रीडिंग किया है। ये देखिए, मई 2018 में देयर वाज 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 12 मार्क्स का 1,
10 मार्क्स के 70 क्वेश्चन थे। नाउ इसका मीनिंग समझते हो क्या तुम? क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये हुआ 70 मार्क्स क्वेश्चन वर आस्क्ड इन व्हाट 10 into 7 70 मार्क्स एंड 5 into 2 10 मार्क्स एंड 4 into 2 इट इज हाउ मच 8 मार्क्स। कितना मार्क का पेपर हो गया? 70 and 10 is how much? 80 80 and 8 88। second paper 60 mark question was asked 10 into 6 for 10 marks each, 5 into 5 25, 4 into 2 8, 60 and 25 is what? 85 85 and 8 is how much? 93 marks question was asked on 10 marks and how much? 5 marks each, 4 marks of course, yes or no? Let's go on. 80 marks in May 19, 20 marks of 5 marks each and 8, कितने मार्क का पेपर आया था? 108 मार्क का पेपर आया था। कितने में? 10 मार्क, 5 मार्क और कितने में? 4 मार्क्स में। Agreed? Then if we go ahead again here in the November 19 it is 60, it is 25 and it is 8, again the same total like November 18 it is I think 60 plus 25 is 85, 85 plus 8 is 93 मार्क्स। इधर लिख देते क्या? यहां पर 88, यहां पर 93, यहां पर 108, यहां पर 93 मार्क्स। देन अगेन 70 38 108, agreed? Then 10 into 6 60 25 and 8 कितना हो गया ये? अगेन 93 and then 50 35 and 8, ये जुलाई 21 ही मैंने बताया था ना कि थोड़ा सा पेपर एबनॉर्मल आया था। सो बेटा जी 50 plus 35 is 85, 85 plus 8 is how much? अगेन 93, एग्रीड? सो राजा बेटा जी क्या दिमाग में बैठी आपकी बात है कि ज्यादा पेपर डिफिकल्ट आने वाला है? इजी। अगर इसको पास होना है तो डे 1 को ही समझ लो। ज्यादा मुश्किल टॉपिक के ऊपर दिमाग खपा कर उसको खराब कर लेने में कोई पॉइंट नहीं होगा। सारे छोटे टॉपिक्स आपको आने चाहिए क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी केस में क्वेश्चंस आते 5 and 20 मार्क्स ईच। अगर मैं आपको एकदम सिंपल तरीका भी बता दूं पास होने का, आज ही क्लास में समझ जाओ। हर एक बार एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे? 5 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स, यस और नो? 8 मार्क्स एंड 12 मार्क्स का ये आता था ना, क्या कहते हैं उसको? ट्रू और फॉल्स। सो 12 plus 8 is 20, 20 and 10 is how much? 30। यहां पर 30 मार्क्स वुड बी वेरी इजी इन व्हाट पेपर में 18 के पेपर में। अगर इधर देखेंगे 25 plus 8 is how much? 33, 33 plus 12, 33 plus 12 कितना हो जाता है? 45। यहां पर 45 मार्क्स का एकदम पेपर इजी था। मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है? 5 मार्क का क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं आएगा। अरे तुम अभी 11 12 पढ़कर आए हो यार, पूरा 10 तक पढ़ के आए हो, 5 मार्क का क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है क्या? नहीं। सो 5 multiplied by 5 25 मार्क्स, 4 multiplied by 2 8 मार्क्स एंड 12 मार्क्स पेपर question which is true and false has to be easy, yes or no? If you study well, so 45 marks would have been easy here. Similarly, if I see 20 plus 8 28, 28 plus 12 would be how much? 40। मतलब हर एक पेपर में पास होने के लिए पूरी गुंजाइश होती है, पूरी स्कोप होती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये बच्चा पढ़ता नहीं है क्योंकि सिलेबस वास्ट है और क्या करता है छोटी छोटी चीजों पर अटक कर बैठ जाता है कि जो मुश्किल चीज है उसके ऊपर बैठ जाता है कि मुझे करना है। एक्चुअली करना उल्टा होता है कि पहले आपको इजी चीजों पर ध्यान देना है और इजी चीज क्लास में हो जाती है अगर आप ध्यान अच्छे से देते हो तो। हैव यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट द पेपर पैटर्न? तो बता दो मुझे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं? 5 10 12 8 एंड 20। एक आध बार 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 20। उसमें कितना? 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। 12 मार्क्स इज ट्रू एंड फॉल्स। 6 क्वेश्चन आते हैं एंड 4 मार्क्स इज व्हाट? Distinguish between or whatever, it is 2 questions for 4 marks each. Have you all understood? कोई क्वेरी? सभी को क्लियर है? तो पेपर इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा? इजी आएगा। बस आपको प्रिपेयर करना है कि आप जितनी भी चीजें करो वो अच्छे से करते चले जाओ। एग्रीड? ऑलराइट, ठीक है। सो पेपर के बारे में तो बता दिए, इजी रहेगा। ऑलराइट, अभी आपको मटेरियल कौन से रेफर करने हैं वो बता दूं एक बार, इफ यू डोंट माइंड। भूख लग रही है क्या? कितने बजे खाना खाते हो? ये संतोष, इधर इंटरनेट है क्या? नहीं है ना?
देखो मैं आपको बता देता हूं, ये ICI.org, ठीक है, ये तुम्हारी वेबसाइट है, इसको विजिट करते रहना रेगुलरली। इसके अंदर स्टूडेंट्स, तुम स्टूडेंट्स हो ना, फिर BOS नॉलेज पोर्टल, तो इधर दिख रहा है क्या तुमको मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1-2, फिर फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करें, फाउंडेशन में प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें जो आपको दिख रहा है ना इधर स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर May 22, इसके सारे क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी है, आई टेक केयर ऑफ इट। फिर देन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, इन सभी क्वेश्चंस की भी जिम्मेदारी मेरी है। तो आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन जितने भी ICI मटेरियल से ताल्लुकात रखते हैं वो सारे क्वेश्चंस क्लास में हो जाएंगे आपके, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, विद डिस्कशन और बाय सॉल्विंग, सो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर तुमको अकाउंट्स में पास होना है एंड यू हैव टू स्कोर अबाउ 90, डिड यू कॉपी दैट, अबाउ 90, देन यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट मॉड्यूल। मॉड्यूल आपको एकदम परफेक्ट में आनी चाहिए, मतलब मॉड्यूल मतलब जितने भी ICI का मटेरियल है वो। ICI कैसे बनी पता है तुम्हें? नहीं मालूम? ICI कैसे बनी नहीं पता? हाँ, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वेरी गुड, पार्लियामेंट समझते हो? जो भारत का संविधान है उसके तहत जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के तहत हमारी ICI की इंस्टीट्यूट बनी और उसके आप विद्यार्थी हो और अब आप उससे वहां से पढ़ रहे हो। भाई साहब, जो सिलेबस आपको दिया है उसके विपरीत या कुछ अलग चीज पूछेंगे आपको तो लोग बवाल मचा देंगे। ICI में कोई लोकल लेवल के लोग नहीं जा रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी कई बार होती है कि अपने लोकल एरियाज में, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है वो तो बात अलग है, बट यूनिवर्सिटीज में कई बार ऐसा हो जाता है कि लोकल लेवल के लोग जाते हैं। यहां पर भारत के लोग तो कर ही रहे और विदेश के लोग भी कर रहे हैं, और हमारे ICI के कई सारी कंट्रीज के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी है कि अगर आप यहां का CA कोर्स क्लियर हो जाते हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया कहो, इंग्लैंड कहो, वहां के कुछ पेपर देकर आप वहां के भी CA कोर्स के लिए मान्यता मिल जाती है आपको। तो इसका रिकॉग्निशन है ये। भाई साहब, ये जो सिलेबस प्लॉट करेगी उसके विपरीत कुछ नहीं पूछेगी, और आज तक का एक्सपीरियंस है मेरा कुछ नहीं। बच्चा गुमराह कहां होता है मैं आपको बता देता हूं। मुझे पता है यार, मतलब क्या है ये टीचिंग बिजनेस, बिजनेस नहीं बोलना चाहिए मुझे पता है, बट ये टीचिंग बिजनेस बन गया है। नहीं तो अब मान लो तुम मेरे पास हो, राइट, मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि ये फैकल्टी फलाना ढींगड़ा ऐसा है वैसा, कभी नहीं कहूंगा मेरे, और ना मैं तुमसे अपेक्षा रखूंगा कि तुम मुझे कभी आकर कहना, क्योंकि उचित नहीं है। मैं तुम्हें एज अ विद्यार्थी देखूंगा, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और उसी तरीके से मैं बिहेव करूंगा। बट तुम्हें डर कब लगेगा? डराने का बिजनेस बहुत जबरदस्त है। उसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मुझे कोई चीज भेजते कि सर ये देखो ये क्वेश्चन है, ये आप मुझे कर कर बताओ। मैं बोला बेटा कर कर तो दिखा दूंगा, आई एम क्वालिफाइड CA, आई कैन डू इट, बट इट्स नॉट गोइंग टू सर्व योर पर्पस। इस क्लास में मैं किस लॉजिक से काम करता हूं बता देता हूं। मेरा विजन क्या है कि यहां पर हर एक बैठा हुआ बच्चा अच्छे मार्क्स से पास हो, वो आगे प्रोग्रेस हो और उनके माता पिता को उन पर गर्व हो, उनके माता पिता के सपने साकार हो। क्योंकि देखो आज आपके माता पिता ने आपको यहां पर भेजा है, पैसा लगाया, राइट? पैसा लगाया कि नहीं लगाया? पैसा लगाया, आपका टाइम है। तुम्हें पता है लाइफ में और कुछ भी वापस मिलेगा, आपकी जवानी वापस नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट दिस टाइम एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ योर होल लाइफ। तुमको आज नहीं रियलाइज होगा, जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि सबसे ब्यूटीफुल टाइम है। अभी के जोक्स, अभी की जो भी चीजें आप करते हो सब याद आएगी आपको। अभी की पढ़ाई, इसी के बारे में आप मिसालें दोगे आगे। अभी तक की 11-12 तक जो पढ़ाई थी, पढ़ाई थोड़ी ना थी। वहां पर तो सिर्फ आप बैठना सीख रहे थे, वहां पर इंग्लिश सीख रहे थे, वहां पर आप क्या बोल रहे कि किस तरीके से पढ़ाई की। वहां का साइंस सीखे तो क्या साइंस के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्या? रॉकेट बना सकते हो क्या? अभी नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो मैं आपको सिर्फ समझा, अभी प्रोफेशनल स्टडीज तो अभी शुरू हुई है। सो राजा बेटा जी, यहां पर कंफ्यूजन में ना रहिएगा। कई सालों से पढ़ा रहा हूं मैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, मतलब इसमें मेरा दिल है। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चंस है तुमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं करवाऊंगा, कर लूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा, सब करवा दूंगा। बट एट द सेम टाइम अगर तुम फिर भी पैनिक करना है, क्योंकि क्या है फिर पैनिक करना है तो क्या है कि तुमको फिर लोग डराते हैं यार कि ये क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन करो, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। और तुम अगर पेपर में एक भी क्वेश्चन नया आ जाए तो आकर मुझे जूती मार देना। आ गई बात ध्यान में? क्योंकि ICI का पेपर पैटर्न अगर हम पास्ट का अभी तक देख रहे हैं तो उसके हिसाब से जो पेपर आता है उसी के हिसाब से मुझे आपकी तैयारी कराना है। बात समझ आती है कि नहीं आती? हाँ, तो पर मैं ऐसा आदमी भी नहीं हूं कि जो बच्चों को फ्रीडम नहीं देता है। मैं क्या बोलता हूं, अगर एक बार इतना मटेरियल पूरा हो जाए ना, इसमें मर जाओगे तुम, ढेर हो जाओगे। एक बार ये मटेरियल पूरा हो गया ना,
उसके बाद में अगर तुम्हारे में जान बचती है तो फिर दूसरे रेफरेंस बुक के बारे में सोचना। तब तक कुछ जरूरत नहीं है, वो पुराना जमाना था जब बुक्स आईसीआई की अभी तक बन रही थी। अब दे आर रिवैम्प्ड लाइक एनीथिंग, बहुत क्वालिटी मटेरियल बन गया है, अब मटेरियल बहुत अच्छा है आईसीआई का। दे हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। कौन सी चीज छोड़ी, अबे साला इधर अमेंडमेंट होता है, इधर आईसीआई की बुक में आता है। रेफरेंस बुक में आने को अभी टाइम लगता है, बट इधर अमेंडमेंट हुआ, इधर आईसीआई की बुक्स में आया। मतलब कोई नया कानून आया, कुछ आया, तुरंत आया इधर। इतना फास्ट, बहुत डायनामिक कोर्स है। सो हम आईसीआई के मटेरियल को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। भेजे हाँ, कुछ केसेस में जैसे मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, जैसे शुरुआत का मुझे बेसिक साइंस सिखाना है, तब मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लेता हूँ। बीआरएस में मुझे और कुछ क्वेश्चन समझाने, तो मैं एडिशनल क्वेश्चंस लेता हूँ। ऐसा नहीं कि एडिशनल क्वेश्चन होंगे ही नहीं, बट मेरा प्राइमरी फोकस मैंने आपको बताया। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? लास्ट कुछ एक दो बातें और। शुरुआत में लेक्चर 1 घंटे के होंगे, कुछ दिन तक, जब तक आपको बैठने की ताकत मिल जाए और आपको कहीं दुखे नहीं, उस एंगल से धीरे 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 विल बी टेकिंग फॉर 1 आवर, एंड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाउ मेनी 2 आवर्स। और धीरे धीरे कभी कभी एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी होंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो धीरे धीरे दिस थिंग इज गोइंग टू गेट एक्सपांडेड। अभी आपके कोई डाउट्स होंगे तो पूछ लीजिए, एल्स इट्स टाइम टू टेल यू बाय बाय। मैं पूछ रहा हूं कोई डाउट है क्या? येड़ा है क्या? बुक क्या बंद कर रहा है? मैंने बोला इट्स टाइम टू से यू बाय बाय, फिर बाद में बाय बोलूंगा, फिर तुम बाय बोलने का भाग का रहे हैं नालायक। डे 1 है, बोलो जल्दी से, कुछ क्वेरी है क्या? सर अगस्त वाले स्टूडेंट अटेम्प्ट May 22 आ सकते हैं क्या फेस टू फेस क्लास? अगस्त मतलब कौन से है? अगस्त में नहीं समझ रहा मैं। सर एक बार बोलो ना, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे प्यारे नलायको। हाँ और कोई क्वेरी? इधर किसी को कोई क्वेरी नहीं? हाँ बेटा। साइंस का मुझे अकाउंट्स का कुछ भी नॉलेज नहीं। हाँ मुझे वो बेसिक से चाहिए। बहुत लकी है तू, बहुत लकी है। ये नालायक है, इनको संभालते संभालते मैं हैरान हो जाऊंगा। तू लकी है, तुझे सिर्फ एक काम करना है, मेहनत करनी है, करेगा बस, फिर कोई टेंशन नहीं है। जो साइंस बैकग्राउंड का, कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं, मैं हूँ। जब तक मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा भी बैठ जाऊंगा इवनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ बट डोंट आस्क मी टू सिट Day 1 से, मैं नहीं बैठेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा कुछ बेस लगेगा, उसके बाद में मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ। तुम डायरेक्टली Day 1 से बोलोगे एक्स्ट्रा बैठो, मैं नहीं बैठ रहा है। मैं मेरे हिसाब से काम करता है, ठीक है ना? तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ तुमको डर लगेगा, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, तुमको डर लगने वाला है। अभी नहीं, तुमको डर कब तक लगेगा पता है क्या? मेरे को कब तक आकर बता दे। बच्चा इंटर क्लियर हो गया जाता, सर मैं साइंस बैकग्राउंड से, इसलिए मेरे को थोड़ा सा वीक जाता। मेरे येड़ा है कि कब तक रोएगा साले? मतलब रोने का कोई टाइम होता है यार, चलेगा। अबे अपन भी ऐसे कोई मर गया आदमी तो उसके बाद में ठीक है, 1 महीने तक शोक मनाते, उसके बाद में जाते पाव भाजी खाते हो, अगर मजा करते। हाँ नहीं, ये कितने दिन तक रहोगे तुम साइंस बैकग्राउंड? तो डर लगेगा, ये बता रहा हूं मैं तुमको, क्योंकि डर ये साइकोलॉजिकल है तुम्हारा। उसको अगर निकाल देते हो तुम, तो कोई ऐसे डरने वाली जैसी कोई चीज नहीं। तुमको क्या लगता है पता है कि डर क्या लगता है साइंस वालों को? कि मेरे से ज्यादा कॉमर्स वाले को आता है, बस बात खत्म हो गई। तुम्हें वो मूवी देखी कि नहीं देखी, सुपर 30? सो सुपर 30 में भी ऐसे ही होता है। वो बच्चे जो गरीब रहते हैं, उनको पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं रहता है। वो क्या बोलते हैं कि ये ऐसे दिखते हैं, बहुत चकाचौंध है, ये बड़ा है, वो बड़ा है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो डर की वजह से वो लिख नहीं पाते उधर पेपर। एंड वो सेम चीज है बेटा, कि तुम कंपेयर करने लगते हो दूसरे के साथ में। ये मेरा एक्सपीरियंस। जब तक तुम इससे दूर रहोगे कोई टेंशन नहीं है, मैं बोल रहा हूं, इफ यू ट्रस्ट मी, तुम पास हो जाएंगे। और कोई क्वेरी? इंग्लिश पर ध्यान देना पड़ेगा। चला, अबे क्या लिख रहा है? सर टैली सीखना होगा क्या? भाई एड़े, खजूर, माकड़, गाउटी, गायछाप। कब बोला मैंने टैली सीखना होगा क्या? साक्षी अग्रवाल, मुर्गी बन जाओ वहीं पर, जहीं के जहीं बैठी वहां पर। सर आई हैव अ क्वेरी। तू बोलना मैं नालायक, ये जाने के लिए कब से उतावले इधर, ये कब से इधर बैठा है, ये तो मुंह फुला के बैठा है साला। सर लॉ का नहीं है क्या आज? मैंने कभी बोला लॉ का नहीं है आज? मैंने बोला? मैंने नहीं बोला। तो लॉ का लेक्चर है टाइम पर, समय पर है। तुम अभी जाके खाना खाओ और फिर करो। सर कॉस्टिंग का कब होगा? चलो अभी प्यार से भाई बोलता हूं, ये कुछ भी पूछ रहे बगैर, ठीक है? सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, खुदाफिज, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, से बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।